देवास शहर में बढ़ते साइबर अपराधों के बीच देवास पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। नाहर दरवाजा थाना पुलिस ने 7.98 लाख रुपए की साइबर ठगी के मामले में पश्चिम बंगाल के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से नकदी भी जब्त की गई है और उनसे पूछताछ जारी है। थाना प्रभारी अमित सोलंकी के अनुसार 21 दिसंबर 2025 को फरियादी मनोहर पिता लड्डू राम ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्हें व्हाट्सएप पर आरटीओ चालान से जुड़ी एक APK लिंक भेजी गई थी। लिंक डाउनलोड करते ही मोबाइल हैक हो गया और बैंक खाते से 7,98,000 रुपए निकाल लिए गए। मामले की गंभीरता को देखते पुलिस अधीक्षक पुनीत गहलोत के निर्देश पर विशेष टीम बनाई गई। टीम ने करीब 4 महीने तक डिजिटल ट्रेल खंगालते हुए आरोपी की लोकेशन पश्चिम बंगाल के हावड़ा क्षेत्र में ट्रेस की। जांच में गिरोह के कुछ तार दिल्ली से भी जुड़े मिले। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोहम्मद ताहिर तालतला कोलकाता और राहुल तिलजला कोलकाता को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ में और बड़े खुलासे होने की संभावना है तथा गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय कैलाश मकवाना सर के नेतृत्व में एक E0 FIR प्रणाली प्रारंभ की है, जिसके तहत साइबर फ्रॉड होने पर तत्काल जो फरियादी द्वारा 1930 जो साइबर हेल्पलाइन नंबर है, उस पर जैसे ही शिकायत की जाती है तो 1930 पे शिकायत करने पर उसमें zero FIR जनरेट होती है। थाना नाहर दरवाजा की फरियादी द्वारा दिनांक 2 जनवरी को भी इसी प्रकार उनके साथ जो घटना घटित हुई थी उसके संबंध में 1930 पर शिकायत की गई थी, जिसके बाद FIR अग्रिम कार्रवाई हेतु हमें प्राप्त हुई थी। इस घटना में APK फाइल डाउनलोड करने के बाद फरियादी हैं उनके खाते से तकरीबन 7,96,000 रुपये ऑनलाइन फ्रॉड के माध्यम से निकाल लिए गए थे। इस संबंध में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री पुनीत गहलोत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमान जयवीर सिंह भदौरिया एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमान अग्रवाल सर के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था। इस टीम के द्वारा विवेचना के दौरान जो हमें पुख्ता तथ्य प्राप्त हुए थे, उसके आधार पर 2 आरोपियों को हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया है। एक आरोपी मोहम्मद ताहिर को हमारे द्वारा कलकत्ता से गिरफ्तार किया गया है हमारी टीम द्वारा, और जो दूसरा आरोपी है राहिल पिता शहजाद खान, इसे दिल्ली से हमारे टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया। इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर फरियादी के खाते से ऑनलाइन फ्रॉड के द्वारा जो राशि इनके द्वारा ली गई थी, उसमें से कुल 4,96,000 की राशि हमारे द्वारा अभी तक बरामद कर ली गई है। शेष राशि के लिए और आरोपियों के लिए अभी हमारी कार्रवाई जारी है। इन दोनों का क्या बैकग्राउंड है और अभी प्राथमिक पूछताछ में क्या है, गिरोह के रूप में काम कर रहे थे या ये दोनों ही सिंगल हैंड थे? अभी प्राथमिक जानकारी जो अभी प्रारंभिक विवेचना में हमारे सामने आई है, ये दोनों व्यक्ति एक संगठित गिरोह का हिस्सा हैं। इस गिरोह के द्वारा जो आम नागरिकों के खाते में APK फाइल भेजी जाती है मोबाइल के माध्यम से और उसके माध्यम से साइबर फ्रॉड किया जाता है। ये अभी प्रारंभिक कड़ी है इस पूरे गैंग की। अभी हम इसमें आगे और विवेचना कर रहे हैं। इसमें पूरी संभावना है कि और भी आरोपियों के गिरफ्तार हम करेंगे। सर, कुछ दिन पहले एक गिरोह को पकड़ा था, क्या उससे इनका संबंध है या कुछ लिंक है? वो भी साइबर फ्रॉड के थे APK फाइल? जी, वो भी थाना नाहर दरवाजा का अपराध था, जिसमें हमारे द्वारा 4 लाख रुपए की रिकवरी की गई थी। वो गैंग भी लगभग उसी मॉडस ऑपरेंडी पे काम करता है जिस पे ये गैंग काम कर रहा था, और जो एक बैकग्राउंड है मालूम पड़ा है अभी प्राथमिक जांच में, वो लगभग दोनों का समान है। तो संभावना है कि इनके आगे इन लोगों के आपस में तार जुड़े हो सकते हैं, पर उस बिंदु पे हम विवेचना कर रहे हैं अभी। पुलिस कैसे पहुंची सर? 1600 करोड़ और 800 करोड़ दूर से आरोपियों को गिरफ्तार किया है सर, किस तरह से? जब इस अपराध की हमें जानकारी मिली तो जानकारी मिलने के तत्काल बाद जो बैंक खाते जिनके द्वारा ये फ्रॉड किया गया था, उनको हमारे द्वारा सर्विलांस पे लिया गया। उनसे जुड़े हुए मोबाइल नंबर और जो अन्य आसूचना की जानकारियां हमारे पास थी, उसके आधार पर हमारे द्वारा आसूचना एकत्र कर इन आरोपियों को पकड़ा गया है। फरियादी इसमें मनोहर पिता लोटूराम राव है, थाना नाहर दरवाजा क्षेत्र के रहने वाले हैं। अल्ट्राट्रेक सीमेंट लिमिटेड की धार सीमेंट वर्कर्स इकाई द्वारा CSR के अंतर्गत प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत 80 टीबी मरीजों को पोषाहार किट का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में नवागत संस्थान प्रमुख श्री नीतीश निराला द्वारा किट वितरित की गई। इस अवसर पर ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर चंपा बघेल, मानव संसाधन प्रमुख श्री राजेश जैन, CSR प्रमुख श्री विपिन सक्सेना, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सुनील देसाई, टीबी विभाग प्रमुख गौरव पाटीदार तथा स्वास्थ्य विभाग के ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर श्री मुकेश पाटीदार उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर चंपा बघेल एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नीतीश निराला का आत्मीय स्वागत किया।
साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं के सुचारू संचालन में उनके सहयोग के लिए उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। उल्लेखनीय है कि अल्ट्राटेक सीमेंट CSR के तहत मनावर ब्लॉक के 80 टीबी मरीजों को पिछले 5 माह से निरंतर पोषाहार उपलब्ध करा रहा है और सामाजिक दायित्वों के निर्वहन में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। कार्यक्रम के अंत में गौरव पाटीदार ने अल्ट्राटेक सीमेंट प्रबंधन का आभार व्यक्त किया। नाम गौरव पाटीदार। आज क्या कार्यक्रम रखा गया? आज सिविल अस्पताल बनावर में अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड के द्वारा प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत सोशल सपोर्ट से 80 टीबी पेशेंटों को पोषण किट का वितरण किया गया, जिसमें अल्ट्राटेक कंपनी के यूनिट हेड नितेश निराला जी, CSR फंड के प्रमुख विपिन सक्सेना जी और मानव संसाधन प्रमुख राजेश जैन जी आए और टीबी मरीजों को पोषण किट वितरण किया और उन्होंने और भी अस्पताल को और सहयोग की जो भी जरूरत होगी हम करेंगे ऐसा बता के गए हैं। इसके लिए हम उनका आभार व्यक्त हर बार सहयोग ही करते हैं ना? हाँ करते हैं। चलो। विश्व हिंदू परिषद के नेता विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी संतोष शर्मा को मिल रही लगातार धमकियों के मामले में अब केंद्र स्तर पर संज्ञान लिया गया है। इस संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक महत्वपूर्ण पत्र जारी किया गया है, जो गृह मंत्रालय तथा मध्य प्रदेश सरकार को भेजा गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार संतोष शर्मा को बीते दिनों गंभीर किस्म की धमकियां मिली थी, जिनमें सर तन से जुदा जैसे आपत्तिजनक और हिंसक संदेश मिले थे। इतना ही नहीं, कुछ मामलों में फतवे जारी कर उन्हें निशाना बनाने की भी कोशिश की गई थी। इन घटनाओं को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने इसे संवेदनशील मामला माना है। दरअसल आपको बता दें, प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा भेजे गए पत्र में पूर्व में मिली धमकियों का उल्लेख करते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक और प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। पत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि संभावित खतरे को नजरअंदाज न करते हुए तत्काल सुरक्षा उपाय लागू किए जाएं ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। इस निर्देश के बाद अब गृह मंत्रालय और मध्य प्रदेश सरकार सक्रिय हो गई है। राज्य स्तर पर पुलिस और खुफिया एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है तथा संतोष शर्मा की सुरक्षा को लेकर विस्तृत समीक्षा की जा रही है। संभावना जताई जा रही है कि उन्हें अतिरिक्त पुलिस बल या विशेष सुरक्षा उपलब्ध कराई जा सकती है। सूत्रों के अनुसार प्रशासन इस मामले में हर पहलू पर नजर बनाए हुए है और धमकी देने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी भी की जा रही है। फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था को प्राथमिकता देते हुए सभी आवश्यक कदम उठाने की प्रक्रिया जारी है। प्रधानमंत्री कार्यालय से एक बार फिर आपकी सुरक्षा को लेकर एक पत्र चला है, जिसमें कई तरह की बातों जो पूर्व में आपको थ्रेट मिली थी उनका भी जिक्र किया गया है। किस तरह से देखते हैं? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जो हैं, उनका मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि वो छोटे से छोटे व्यक्ति की और कार्यकर्ता के ध्यान रखते हैं। निश्चित तौर पर पूर्व में भी कई बार माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से उनको अवगत कराते हुए उनके कार्यालय से कई बार मेरी सुरक्षा के विषय में मध्य प्रदेश सरकार को और MHA को लिखा जा चुका है। सुरक्षा व्यवस्था तो है, किंतु उचित सुरक्षा नहीं है, इसलिए बार बार वो उसकी जानकारी लेते हैं और उचित सुरक्षा प्रदान करने के लिए बार बार पत्रों के माध्यम से, क्योंकि IB ने ही इसको स्पष्ट अवलोकन करके लिखा है कि इस्लामिक संगठन जो है उनसे मुझे जान का खतरा है। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जो हैं वो नरेंद्र मोदी जी की आदत है, स्वयंसेवक है, तो वो हमेशा अपने कार्यकर्ताओं की और छोटे से छोटे व्यक्ति की यदि कोई समस्या हो तो उसको हल करने का प्रयास करते हैं। तो ये जानकारी उनको भी है। माननीय अमित शाह जी जो MHA है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से भी चिट्ठी मध्य प्रदेश सरकार को आई है। एक बार नहीं, कई बार आई है और मध्य प्रदेश सरकार की भी चिट्ठी प्रतिलिपि के रूप में मुझे कई बार आई है। 5 पत्र मेरे पास हैं मेरी सुरक्षा को लेकर कि मुझे कैटेगरी या जो भी सुरक्षा व्यवस्था उचित है वो दे दी जाए। किंतु व्यवस्था तो है सुरक्षा, लेकिन लोकल स्तर पर है और व्यवस्था सुरक्षा व्यवस्था है, किंतु जो आकलन है थ्रेट्स का उस आकलन के अनुसार नहीं है। इसलिए बार बार ये पत्राचार होते हैं, हमसे पूछा जाता है और बार बार ये पत्रों में लिखा हुआ आता है। क्या यहाँ के अधिकारी नज़रअंदाज कर रहे हैं पत्र को, या फिर कोई उचित कदम नहीं उठाए जा रहे हैं? क्या लगता है आपको? देखिए,
माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस विषय में 2-3 बार एडीजेंट को बोला है, मेरे समक्ष ही बोला है। अब पता नहीं अधिकारियों को क्या लगता है या अधिकारी क्यों नहीं कर रहे हैं या अधिकारियों के मानक के अनुसार ये सुरक्षा उचित है। इसलिए किसी के ऊपर भी संदेह करना और प्रश्न उठाना उचित नहीं है। अधिकारी अपना काम कर ही रहे हैं, किंतु जो मानक है, जो सुरक्षा व्यवस्था है, उस अनुसार नहीं होगी। इसलिए बार बार पत्र द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एमएचए को और सबको आकलन के लिए सूचित किया जाता है। क्या अब उम्मीद है, जिस तरह से प्रधानमंत्री के द्वारा पत्र लिखा गया है, तो अब अधिकारी एक्शन लेंगे सुरक्षा को लेकर आपकी, क्योंकि कई जगह से थ्रेट मिल चुकी है? देखिए, मुझे तो सर धन से जुदा से लेकर कई तरह के पत्र मिले हैं और कई तरह से धमकियां भी दी है। कई जगह मुझे रोका भी गया, कई जगह मुझ पर ईंट भी फेंकी गई और इसकी पूरी जानकारी जो है भारत सरकार के गृह विभाग को भी है। और कई जगह मेरा विरोध प्रदर्शन किया गया। भोपाल के अंदर तो मेरे पुतले जलाए गए। ऑल इंडिया मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन परिषद जो है इन्होंने तो खुली चेतावनी दी। कई चेतावनी पत्र, जिसको ये फतवा कहते हैं, वो मेरे खिलाफ जारी किए गए। अलीगढ़ से, इस्लामिया से, दारुल करके इनकी कोई कमेटी, उससे। तो निश्चित तौर पर एक थ्रेट का आकलन तो है और इन लोगों ने कई बार प्रयास भी किए हैं कि मुझे नुकसान पहुंचाया जाए, पर जहाँ पर कृपा हो राम की, तहाँ पर कृपा करे सब कोई। तो मैं तो सनातनी हूँ और राम के विचारों से चलने वाला और बढ़ने वाला व्यक्ति हूँ। जिसको जो करना है वो कर ले। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ कि मुझे बचाने वाले मेरे राम हैं और भारत सरकार में जो नरेंद्र मोदी बैठे हैं, जो राम जी के भक्तों की चिंता करते हैं, तो फिर हमें किसी बात का कोई भय नहीं है। इसलिए हम हमारा कार्य करते हैं और करते रहेंगे निरंतर राम जी की सेवा और सनातन की सेवा। आपका नाम? संतोष शर्मा, विश्व हिंदू परिषद। इंदौर क्राइम ब्रांच द्वारा कार्यवाही करते हुए 6 लाख रुपए कीमत अवैध मादक पदार्थ 57.73 MD ड्रग्स के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दरअसल इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम को मुखबरी से सूचना मिली थी कि पत्थर गोदाम रोड पशु चिकित्सालय के पास में एक व्यक्ति एक पिट्ठू बैग के साथ आते दिखाई दिया, जो कि पुलिस को देखकर हड़बड़ाने लगा। गतिविधि से संदिग्ध लगने पर घेराबंदी कर रोका गया और पूछताछ करने पर अपना नाम मोहम्मद नूरुद्दीन निवासी सदर बाजार इंदौर का होना बताया, जिसकी तलाशी लेने पर पिट्ठू बैग से एक पारदर्शी पन्नी मिली, जिसमें से 57.73 ग्राम अवैध मादक पदार्थ MD बरामद की गई, जिसकी कीमत 6 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं आरोपी ने पूछताछ में बताया कि अवैध लाभ अर्जित करने की मंशा से सस्ते में मादक पदार्थ खरीदकर नशे के आदी लोगों को अधिक दामों पर इंदौर शहर में बेचना कबूला है। तो सर LDPS को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई, क्या है पूरा मामला, कहां से पकड़ा? आपकी जानकारी में है कि कमिश्नर सर द्वारा लगातार क्राइम ब्रांच को अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया जाता है और हमारी क्राइम ब्रांच भी लगातार इस पर कार्रवाई कर रही है। पिछले 3-4 दिनों से लगातार हम कमर्शियल मात्रा में MD पकड़ रहे हैं और इसी कड़ी में कल भी एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति है जो ये सदर बाजार इंदौर का रहने वाला है, वो MD लेकर के आ रहा है। हमारी टीम ASI अपने अक्षय खड़िया के, सब इंस्पेक्टर अक्षय खड़िया के नेतृत्व में लगी और उस टीम ने जब इसको आते देखा, इसको रोका, तो इसके कब्जे से लगभग 57.73 ग्राम MD मिली और इसमें तत्काल ही इसको हिरासत में लिया गया। इसका नाम पूछने पर इसने मोहम्मद नूरुद्दीन बताया, जो सदर बाजार का निवासी है और इसको तत्काल अरेस्ट किया गया। अब इसको पुलिस रिमांड में ले जाकर पूछताछ की जाएगी। अभी जब इससे अभी प्रारंभिक रूप से पूछताछ की गई तो 2020 में भी इसी तरह से कमर्शियल मात्रा में ही पहले इसको नारकोटिक्स विंग ने भी पकड़ा था और इस तरह से ये दूसरी बार इसमें पकड़ा गया है। अब इससे पुलिस रिमांड लिया जाकर के पूछताछ की जाएगी। आपकी जानकारी में यह भी होगा कि अभी तक हमने टोटल 19 प्रकरण जनवरी माह में दर्ज कर लिए हैं और लगभग 37 आरोपियों की गिरफ्तारी हमारे द्वारा की गई है। इसी कड़ी में ये भी है, कुछ दिन पहले अभी हमने एक वसीम इस्माइल को भी लेकर के आए थे, जो कि राजस्थान का रहने वाला था और उसको भी उठाया था। इस तरह से लगातार
हम लोग अवैध मादक पदार्थ जो भी विक्रय करने वाले लोग हैं उनको बैक ट्रेस करके भी पकड़ने की कोशिश करेंगे। इस मामले में भी ये व्यक्ति कहाँ से आरोपी को लेकर कहाँ से ये एमडी लेकर के आ रहा था इसके बारे में जानकारी लेंगे और इसके पूरे बैक ट्रेस करके इसके जो जहाँ से भी ले रहा है इसका सोर्स का भी पता लगाते हुए इसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ये जनरली यहाँ पर इंदौर में जो पेडलर होते हैं इनसे डिमांड लेते हैं और उसके बाद में इकट्ठा लेकर के आते हैं और फिर ये बेचने की इनकी शोहरत है। ये 1-2 बार लेकर के यहाँ पहले आया है और इसकी सूचना हमें मुखबिर द्वारा जब दी गई तब क्राइम ब्रांच ने इसको प्लान करके इसको पकड़ा है। इसकी जो कीमत है अभी फ़िलहाल लगभग 6 लाख रुपए की इसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत है और इस तरह की कार्रवाई अब हमारी लगातार चलती रहेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो कि धर्मपुरी से आ रही है। नर्मदा नदी तट स्थित शीतला माता घाट पर नहाने के दौरान एक युवक हुआ लापता। बताया जा रहा है कि 3 युवक नहाने आए थे जिसमें नहाने के दौरान तीनों डूबने लगे। लोगों ने देखा और 2 युवकों को लोगों ने बचा लिया, वहीं एक लापता हो गया जिसकी तलाश स्थानीय लोगों और गोताखोर सैनिक दिनेश वर्मा द्वारा की जा रही है। तीनों युवक खुजावा पुनर्वास से बताए जा रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही 112 डायल सहित थाना प्रभारी संतोष सिंह यादव भी अपने दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं लोगों की लगी भारी भीड़, परिजनों के रो रो कर बुरा हाल। युवती से धोखा, दबाव और दहशत का सनसनीखेज मामला। धामनोद थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ धोखे, दबाव और धमकी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। युवती ने एक युवक पर आरोप लगाया है कि उससे पहले दोस्ती की, फिर शादी का झांसा देकर उसका भरोसा जीता और बाद में उसे धोखा देते हुए जबरदस्ती की। पीड़िता के अनुसार करीब 2 साल पहले उसकी पहचान एक युवक से हुई थी। धीरे धीरे बातचीत बढ़ी और मुलाकातें होने लगी। इस दौरान युवक ने शादी का वादा किया और इसी भरोसे पर युवती उसके करीब आती गई, लेकिन वक्त गुजरने के साथ युवक अपने वादे से मुकरता रहा और टाल मटोल करता रहा। घटना ने उस समय गंभीर रूप ले लिया जब 10 अप्रैल 2026 को युवक युवती को अपने साथ धामनोद ले गया। यहाँ एक होटल में ले जाकर युवती के साथ जबरदस्ती करने का आरोप लगाया गया है। इस घटना के बाद युवती को युवक की असली पहचान का पता चला, जिससे वह पूरी तरह सदमे में आ गई। युवती ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी ने उस पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। इस पूरे घटनाक्रम ने इलाके में सनसनी फैला दी है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की बारीकी से जांच की जा रही है और दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक धामनोद में बहुचर्चित लव जिहाद का मामला आया है, क्या है पूरा मामला? आज थाने पे पीड़िता आई थी, जिसने बताया कि एक लड़का जिसने अपना पूर्व में नाम आदित्य ठाकुर बताया था, इसके द्वारा लगातार 2 वर्षों से उसे बातचीत की जा रही है आदित्य ठाकुर बनके। और 1 साल पूर्व उसने धामनोद में पीड़िता को लाकर यहाँ पे उसके साथ गलत काम किया था और एक होटल में गलत काम किया था और तब से वो आदित्य नाम लेकर उससे बातचीत कर रहा था।
लेकिन उस पीड़िता के द्वारा जब भी उसको शादी करने का बोला जाता था तो उसके द्वारा बोला जाता था कि अभी घर वालों को मना लूंगा, फिर अपन दोनों शादी कर लेंगे। अच्छा। और उसके बाद पीड़िता ने जब ऐसे ही चल रहा था तो पीड़िता ने बात करना कम कर दिया था, तो उसके बाद वो लगातार मिलने और बातचीत करने का दबाव बनाता रहा। और आज दिनांक को जब वो कॉलेज जा रही थी तो महेश्वर बस स्टैंड से वो मिला आरोपी आदित्य ठाकुर, और उसने अपने साथ पीड़िता को धामत लेके आया है होटल में, और वहाँ पे उसने उसके साथ गलत काम किया। और पीड़िता ने जब उसका जेब से आधार कार्ड की फोटोकॉपी देखी तो उसमें उसका नाम अब्दुल पिता हुसैन पठान मिला उसको। तो उसने उससे बात करी कि तूने गलत काम किया झूठ बोल के। तो उसमें उस आरोपी द्वारा उसको बोला गया कि तू अपना धर्म परिवर्तन कर ले तो मैं तुझसे निकाह कर लूंगा। तो जब पीड़िता ने उसके मना किया धर्म परिवर्तन करने से तो उसको जान से मारने की धमकी दी। आपका नाम और पद? उप निरीक्षक दीपिका बामनिया।